हेलो स्टूडेंट्स। हमने फोर्थ चैप्टर के जिसका नाम है अर्ली स्टेट्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया में समझा था कि जनपद किसे कहते हैं, महाजनपद किसे कहते हैं और मोनार्की सिस्टम क्या होता है। आज हम समझेंगे रिपब्लिक सिस्टम क्या है। रिपब्लिक सिस्टम इन द सेंस कि इंडिया में जो पहले पॉलिटिकल सिस्टम हुआ करता था स्टेट्स के लिए, कि स्टेट्स में कौन कैसे रूल कर रहा है, उस चीज़ में पहले के टाइम में इंडिया में रिपब्लिक स्टेट सिस्टम क्या था। ए रिपब्लिक इज अ स्टेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूल्ड बाय हेड इज इलेक्टेड बाय द पीपल। कि रिपब्लिक एक ऐसी स्टेट है जिसमें जो कि हेड होता है वो लोगों द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चुना जाता है। मतलब कि लोग जिसको पसंद करेंगे, लोग जिसको फाइनल करेंगे, लोग जिसको कहेंगे कि हमारा हेड कौन होना चाहिए, वही हेड होता था। लोग अपने पसंद से अपना हेड चुनते थे। द रिपब्लिक वॉज अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द एंशियंट स्टेट एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। और रिपब्लिक एक इम्पॉर्टेंट फीचर हुआ करता था एंशियंट टाइम का। एंशियंट स्टेट मतलब पहले के टाइम के जो स्टेट थे इंडिया के, उसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस मतलब किस तरीके से गवर्न किया जाता था, किस तरीके से रूल किया जाता था। द कॉमन मीनिंग ऑफ गन इज मास। कॉमन मीनिंग ऑफ गन इस मास का मतलब है कि गन जो है वो लोगों के लिए यूज़ किया गया है। मास मतलब यहाँ पे लोग, एक आदमी या दो आदमी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए नहीं, जितने भी लोग हैं उन सब के लिए मास, बहुत ज़्यादा गन लोग। स्टेट रन बाय मोर देन वन मेंबर कैन बी कॉल्ड रिपब्लिक। अभी एक स्टेट जिसमें एक पर्सन का रूलिंग नहीं है, एक से ज़्यादा लोगों का रूलिंग है, ऐसे फीचर को हम रिपब्लिक कहते हैं। At this time there were some states in which the king was chosen by the people। और इस समय की बात कर रहे हैं अर्ली स्टेट्स की, कि कुछ स्टेट्स हमें देखने को मिले हैं जहाँ पर लोगों द्वारा किंग चुना जाता था। अब लोगों द्वारा किंग चुना जाना इन द सेंस कि उस समय जो भी रूल कर रहा है वो लोगों द्वारा चुना गया था। सच a state was called republic। देयर वर रिपब्लिक्स ऑफ लिच्छवी ऑफ वैशाली। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं कि हमें पहले के टाइम में एंशियंट स्टेट में कौन कौन से ऐसे स्टेट थे जहाँ पे रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिली थी। तो पहला है लिच्छवी ऑफ वैशाली, कि मतलब वैशाली का जो लिच्छवी स्टेट था, वैशाली स्टेट के जो लिच्छवी लोग हैं उनके यहाँ पर रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। ऐसे ही है शक्याज ऑफ कपिलवस्तु, वेदे ऑफ मिथिला, माला ऑफ कुशिनारा एट्सेट्रा। कि ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पर रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिली थी पहले। इन सच ए सिस्टम ऑफ अफेयर्स ईच मेंबर वॉज गिवन ए स्टेटस ऑफ किंग। अभी अभी ऐसे सिस्टम में जहाँ पर रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, जहाँ पर एक इंसान का नहीं, एक किंग का नहीं, एक रिप्रेजेंटेटिव या एक इलेक्टेड पर्सन का रूलिंग नहीं था, एक से ज़्यादा लोगों का रूलिंग था। तो एक से ज़्यादा का रूलिंग इन द सेंस कि मेन हेड तो एक ही होगा, बाकी सब उसके हेल्पिंग हैंड होंगे कि उनको हेल्प करेंगे अपने स्टेट को रूल करने के लिए। तो ये जो भी हेल्पिंग लोग हैं उनको अपने अपने डिपार्टमेंट का किंग बनाया गया था। अब अपने अपने डिपार्टमेंट का किंग मतलब मान लो कि कोई इरिगेशन मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक हेड होगा जिसको किंग कहा जाएगा। एक मान लेते हैं एग्जांपल के लिए पुलिस डिपार्टमेंट का अगर कोई हेड है तो वो हेड किंग कहलाएगा। अब पहले के टाइम पे पुलिस नहीं होते थे, ये तो आपको समझाने के लिए कि मतलब ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, तो उन हेड को किंग कहा जाता है। अब जैसे एग्रीकल्चर का हेड है, पुलिस का हेड है, तो ये जितने भी हेड हैं ये किंग हैं। ये सब मेन गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं। इनका एक मेन हेड है जो मेन किंग होगा। गना वर्ड वॉज यूज फॉर द ग्रुप ऑफ मैनी मेंबर्स। अब ग्रुप ऑफ मैनी मेंबर्स मतलब काफ़ी लोगों के ग्रुप को एक वर्ड गन से जाना जाता है। गन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप। अभी उसको ग्रुप बोलो कि ऑर्गेनाइजेशन बोलो एक ही बात है। संघ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और असेंबली। संघ होता है ऑर्गेनाइजेशन, इकट्ठा इकट्ठे लोग जो ग्रुप में हैं। चलिए अब हम समझते हैं वैशाली वज्जी स्टेट। मोनार्की विश टू इंक्रीज their power and empire by occupying the surrounding territories। अभी मोनार्की
जो थे, जो किंग थे, विश टू इंक्रीज द पावर, उन्होंने क्या विश किया था कि अपने पावर को इंक्रीज करें और अपने एम्पायर को भी इंक्रीज करें, कि उनके आसपास के जो टेरिटरीज हैं उसको अपने कब्जे में लेकर। सीइंग दिस लिच्छवीज, वाजी, ग्यतुक, विदे, शाक्य, माला एटसेट्रा, 8 or 9 ट्राइब्स हु एस्टैब्लिश द यूनियन स्टेट फॉर देयर प्रोटेक्शन वाज नोन एज वज्जी स्टेट। अब इस मोनार्की की जो विश थी कि मैं आगे पीछे के टेरिटरीज को अपने कब्जे में लेकर रूल करूं, तो इस चीज़ को देख के क्या हुआ कि लिच्छवी, वज्जी, गैतुक, विद्य, शाक्य, माला एटसेट्रा, ये सब इन्होंने क्या कि यूनियन बना लिया अपने आप को सेफ करने के लिए, और इन्होंने यूनियन बनाया और ये यूनियन का नाम वज्जी स्टेट पड़ गया। कि इतने सारे लोग या इतने सारे लोगों का ग्रुप का जो असेंबली बना, उन सब ने मिलकर एक स्टेट बना लिया अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने आप को एक दूसरे के साथ प्रोटेक्शन ले दे रहे हैं। वैशाली, द कैपिटल ऑफ लिच्छवी वाज द मेन सेंटर ऑफ यूनियन स्टेट। अब ये जो स्टेट बना था, इसमें लिच्छवी का जो कैपिटल था वो वैशाली थी। वैशाली द कैपिटल ऑफ लिच्छवीज, मतलब वैशाली जो लिच्छवीज की कैपिटल थी, वो मेन सेंटर था पूरे यूनियन स्टेट का। यूनियन स्टेट मतलब ये जो मिलके जो यूनियन बना है, एक बने हैं, ये एक स्टेट है, उसकी बात कर रहे हैं। 10 इट वॉज नेम्ड रिपब्लिक ऑफ वैशाली, इसीलिए उसको वैशाली का रिपब्लिक का नाम दिया गया। द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रिपब्लिक वॉज गवर्न बाय द सभा। अब ये जो गवर्न हो रही है क्या चीज़, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की, जो ये जो वैशाली कैपिटल है लिच्छवी का, तो अब इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा है? रिपब्लिक वॉज गवर्न बाय द सभा। अभी जितने भी लोग थे, वो जो हेड हैं सभी, वो हेड का जो ग्रुप है उसको सभा बोलते हैं, और वो सभा है पूरे स्टेट को गवर्न कर रही है। बिकॉज ऑफ विच इट वॉज कॉल्ड द रिपब्लिक। अब क्योंकि सभा पूरे लोगों का, पूरे स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, इसलिए उसको रिपब्लिक कहा गया। इन रिपब्लिक ऑल द पावर्स ऑफ हाउस रेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ मेंबर्स। अब जितने भी पावर्स हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो भी एग्जीक्यूट करवाने हैं, वो पावर्स जो हैं उन मेंबर्स के हाथ में रहेगी। अब इसका मतलब ऐसा नहीं कि कोई चीज़ हाथ में है, मतलब कि स्टेट को कैसे गवर्न करना है, एडमिनिस्टर करना है, किस तरीके से रूल्स रेगुलेशन बनाने हैं, फॉलो करवाने हैं, वो सब इन लोगों की जिम्मेदारी थी। ऑल द मेंबर्स सैट इन सभा एंड ऑल अफेयर्स पास्ड इन द हाउस बाय वोट और यूनानिमिटी। अब अगर किसी बात पर डिस्कशन हो रही है, तो ये लोग एक जगह पर बैठकर डिस्कस करते थे, और वही रूल पास होता था, वही रेगुलेशन बनती थी जिस पर सभी लोगों की वोटिंग ज़्यादा आए, या जिस पर सभी लोगों की सहमति बने। ऐसे ही चीज़ का रूल बना करता था जिस पर सभी एग्री कर सकते थे। द प्लेस वेयर मीटिंग वॉज हेल्ड वॉज कॉल्ड सैंक्टम। अब एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग बैठ कर रूल रेगुलेशंस बना रहे हैं, उस जगह को बोला गया है सैंक्टम। अभी सैंक्टम उस जगह का नाम है जहाँ पे लोग बैठे हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आप लोग क्लास में हैं, क्लास में आप एक जगह बैठते हैं, तो आपकी क्लास कहलाती है 6th क्लास। तो इसी तरीके से ये जो सभा के मेंबर्स हैं, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, जो कि रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये जो गवर्न कर रही है, ये जिस जगह पे बैठते हैं, जिस रूम में बैठते हैं, वो जगह सैंक्टम कहलाती है। द एल्डरली एज वेल एज यूथ वर सेलेक्टेड एज मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबली। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बड़े ही लोग रिपब्लिक का पार्ट बन सकते थे, गवर्नमेंट का पार्ट बन सकते थे। छोटा बड़ा कोई भी बन सकता था, जिसको लोग पसंद करके सेलेक्ट करके भेज दें ऊपर। द रिपब्लिकन्स इलेक्टेड देयर प्रेसिडेंट फॉर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हु वाज चूजन बाय इलेक्शंस। अब जिन लोगों को पब्लिक ने भेजकर एडमिनिस्ट्रेशन में भेजा है, वो चुने हुए लोग अपना प्रेसिडेंट चुनते थे। मतलब मान लो कि 100 लोग हैं, 100 लोगों ने 6 लोगों को चुन लिया कि ये 6 लोग 100 लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, गवर्न करेंगे। तो वो 6 लोग मिलकर एक अपना प्रेसिडेंट चुनते थे, जो प्रेसिडेंट उनका हेड होता था। रिपब्लिक ईच मेंबर वॉज इन द रिपब्लिक ईच मेंबर वॉज कंसिडर्ड एज द किंग।
और ये जो हेड ऑफ ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, हर एक डिपार्टमेंट का जो भी मेंबर है वो एक किंग हुआ करता था अपने डिपार्टमेंट का। रिपब्लिक्स हैड देयर ओन काउंसिल्स इन विच मैनी इंपॉर्टेंट इश्यूज लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, वॉर, ट्रीटी एक्सेट्रा डिस्कस्ड एंड देन डिसाइडेड। अब ये जो रिपब्लिक है उनका अपना खुद का ग्रुप हुआ करता था, जिसमें इंपॉर्टेंट इश्यूज जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, वॉर, ट्रीटी, ये सब चीज़ें डिस्कस होता था। और डिस्कस होने के बाद किसी चीज़ के डिसीजन पर पहुंचते थे कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर एक डिपार्टमेंट के हेड ने या मेन हेड ने बोल दिया कि सुबह सभी 8 बजे एक जगह इकट्ठे होंगे। तो ऐसा नहीं, सभी लोग पहले डिस्कस करते थे कि अगर हमें कहीं असेंबली करनी है तो किस टाइम पे करनी है, किस जगह करनी है, उसका डिस्कशन होता था। और उसके बाद फाइनलाइज होता था, डिसीजन होता था कि हाँ कैसे कब क्या करना है। एनी मेंबर कुड एंजॉय मेंबरशिप फॉर ए फिक्स टाइम ओनली। अब जो भी लोग चुने जाते थे वो फिक्स टाइम के लिए चुने जाते थे। ऐसा नहीं कि एक बार चुन लिया तो जीवन भर के लिए चुने गए। टाइम पीरियड होता था, जितने टाइम के लिए वो चुने जाएंगे उतना ही टाइम के लिए वो काम करेंगे। एन एग्जीक्यूटिव कमिटी असिस्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। एक एग्जीक्यूटिव कमिटी होती थी जो कि प्रेसिडेंट को हेल्प करती थी कि उसके एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने के लिए, कि स्टेट का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट जिस तरीके से स्मूथली फंक्शन करना चाहिए, तो उस स्मूथली फंक्शन करने के लिए ये कमेटी प्रेसिडेंट को हेल्प करती थी। असिस्ट करना यानी हेल्प करना। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, सोशल लाइफ एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिपब्लिक स्टेट्स। कि रिपब्लिक स्टेट्स के सोशल लाइफ कैसे थी, सामाजिक लाइफ कैसे थी, लोग समाज में कैसे रहते थे, क्या करते थे, और स्टेट कैसे एडमिनिस्टर होता था। अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट यानी वो लोग जो जिनको पुरानी चीज़ें मिली हैं और उनके बारे में पढ़ाई करते हैं कि कोई चीज़ किस समय में बनी होगी, किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ होगा, क्या काम आता था, उनकी बात है। अब यहाँ पे है, अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट, पीपल ऑफ दिस टाइम लिव्ड इन सिंपल हाउसेज। कि इस समय के लोग जो थे वो सिंपल हाउसेज में रहते थे। अगर हम सिंपल हाउस समझें तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर था, कोई डबल स्टोरी मकान नहीं होते थे। सिंपल हाउसेस अगर डबल भी होते थे तो सिंपल होते थे, उसमें कुछ ज़्यादा चमक धमक नहीं, कुछ ज़्यादा डेकोरेशन नहीं होता था। घर जो थे बहुत सामान्य होते थे। देवर एसोसिएट विद द पेस्टोरल एक्टिविटीज़, और इन लोगों को जो काम धाम था वो एनिमल रियरिंग से था, एनिमल पालना या उनकी एनिमल से हेल्प लेके खेती करवाना, जोतने के लिए खेतों को। एट दिस टाइम क्रॉप्स लाइक व्हीट, राइस, बार्ले, शुगर केन, सीसेम, मस्टर्ड, सीरियल्स वर ग्रोन। और इस टाइम के लोगों की बात कर रहे हैं सोशल लाइफ के, कि ये लोग व्हीट, राइस, बार्ले, शुगर केन, इन सब क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते थे। पीपल माइट हैव बीन यूजिंग क्ले वेजल्स, स्पेशली बिकॉज आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ दिस वेजल्स। अभी आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस समय के जो लोग थे वो क्ले के बर्तन को यूज़ करते थे। उन लोगों का क्यों मानना है, क्योंकि इन आर्कियोलॉजिस्ट को क्ले के बर्तन मिले हैं। सम ऑफ द पॉटरी फाउंड एट दिस टाइम हैड ड्राइंग्स ऑन देम। अभी ये जो पॉटरी है, ये जो सामान है, जो बर्तन है, इन बर्तन के ऊपर डायग्राम्स मिली हैं, डिज़ाइन मिले हैं। दीज यूटेंसिल्स वर पेंटेड इन ग्रे कलर, और जो बर्तन थे वो ग्रे कलर से पेंट भी किए गए थे। मतलब इस समय के लोग काफ़ी हद तक एडवांस थे अपनी सोच में, अपनी समझ में, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, वो सब इनको पता था। तभी हम देख सकते हैं अगर पढ़ के कि इनके बर्तन में डिज़ाइन थे, डायग्राम थे, पेंट भी किया हुआ था, तो बहुत कुछ इनको पता था। एट दिस टाइम रूलर ऑफ एवरी स्टेट डिड एवरी पॉसिबल थिंग फॉर द डिफेंस ऑफ स्टेट। और इस टाइम में जितने भी रिपब्लिक स्टेट थे, हर एक रिपब्लिक स्टेट के जो हेड थे, उन्होंने अपने ही स्टेट को की रक्षा के लिए हर पॉसिबल चीज़ की हुई थी। हर पॉसिबल चीज़, अब मान लो कि अगर हम समझते हैं कि एक स्टेट है, और स्टेट में एक एरिया है जहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो उस एरिया के चारों ओर हेड ने, किंग ने, उस रिपब्लिक स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के जो भी इलेक्टेड पर्सन थे, रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने उस एरिया की घेराबंदी कर रखी थी। कह लो कि फोर्ट से, कि उन्होंने मड का और ब्रिक्स से फोर्ट बना दिया है।
ताकि कोई बाहर का आदमी अंदर एंटर ना कर सके। का मतलब कि वो अपने लोगों की रक्षा के लिए पूरे सचेत थे। फॉर दिस रीजन स्ट्रॉन्ग एंड हाई फोर्ट्स वर बिल्ट अराउंड द स्टेट कैपिटल। अब देखिए इसमें यहाँ लिखा है कि स्टेट का जो कैपिटल था उसके चारों ओर उन्होंने बड़े बड़े फोर्ट्स बनाए हुए थे। प्लेंटी ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स वर यूज इन इट। अब इस फोर्ट को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्टोन और ब्रिक्स का यूज किया गया था। सम ऑफ द किंग्स यूज टू बिल्ड लार्ज टाल मैग्निफिशेंट वॉल्स अराउंड देयर किंगडम टू शो केस देयर पावर एंड प्रॉस्पेरिटी। और कुछ राजाओं ने तो अपने किंगडम के चारों ओर बड़ी बड़ी बहुत सुंदर लंबी लंबी दीवारें खड़ी कर दी थी, जिससे ये भी पता चलता था कि वो किंगडम जो है वो कितना। कई राजा ने तो अपने किंगडम के चारों ओर बड़ी बड़ी लंबी बहुत सुंदर दीवारें मजबूत दीवारें खड़ी कर दी थी, जिससे ये भी पता चलता था कि वो राजा कितना पावरफुल है। द ब्रिक वॉल फ्रॉम प्रयागराज डेट्स बैक टू अराउंड 25 years ago। अब ये जो ब्रिक वॉल है, ये जो ब्रिक से जो वॉल बनी हुई है जो कि प्रयागराज के टाइम पे बनी थी, वो हमें 2500 साल पुराने टाइम पर ले जाते हैं, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि किस तरह के किंग्स ने किस तरह के फोर्ट्स को अपने रहने वाले लोगों को एरिया प्रोवाइड करवाया होगा। So we can say that forts with high walls might have been considered at this time। तो हम ये समझ सकते हैं कि 2500 साल पहले राजा ने बड़ी बड़ी मजबूत दीवारें बनवाई होंगी। All the Mahajanapads of this time needed large army and a strong fort for the defense। अब इस समय जितने भी महाजनपद थे सभी को एक बड़ी आर्मी चाहिए थी और स्ट्रॉन्ग फोर्ट चाहिए थी अपनी रक्षा करने के लिए। पीपल वर टैक्स टू मीट दिस नीड। अब ये दीवार जो बनानी है, अब ऐसा तो है नहीं कि राजा ने सोचा दीवार बने तो दीवार बन जाएगी। दीवार बनाने के लिए मजदूर चाहिए, सामान चाहिए, और अगर मजदूर काम करेंगे सामान खरीदना पड़ेगा तो पैसा कहाँ है से आएगा। तो ये पैसे की जो ज़रूरत थी वो टैक्स से पूरा किया जाता था। फार्मर्स यूज टू गिव 6th पार्ट ऑफ देयर यील्ड टू द ट्रेजरी। अब जो किसान लोग थे उनका जितना जितना भी प्रोडक्शन होता था, अपने प्रोडक्शन का 6th पार्ट जो है वो राजा को एज अ टैक्स देते थे। द आर्टिशंस यूज टू वर्क फॉर द स्टेट। और जो आर्टिशंस थे वो अपने स्टेट के लिए राजा के कहने पर काम करते थे। फॉर 1 day in a month। 1 day in a month इन द सेंस कि मतलब टैक्स के रूप में समझो कि राजा को योगदान के हिसाब से उन स्टेट के डेवलपमेंट के हिसाब से जो भी काम करना हो, तो जितने भी काम करने वाले लोग थे वो महीने में एक दिन राजा के लिए काम किया करते थे। कैटल रेयर्स गेव ए पार्ट ऑफ टैक्स। अब एक जो कैटल रेयर्स थे, कैटल मतलब जो गाय भैंस बकरी पालने वाले लोग थे, वो कैटल को एक टैक्स के पार्ट में देते थे। द मर्चेंट्स यूज टू पे टैक्स ऑन सेल ऑफ गुड्स। अब जो मर्चेंट्स थे मतलब बिजनेसमैन थे, उनकी जो भी कमाई होती थी वो उसमें कमाई में से कुछ हिस्सा एज ए टैक्स देते थे। तो ये वो सारे टैक्स हैं जो टैक्स के रूप में जो राजा को पैसा मिलता था। इन पैसे से मजदूरों की इनकम होती थी, काम होता था। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महाजनपद एग्रीकल्चर स्टार्टेड टू इम्प्रूव ड्यू टू आयरन टूल्स। अब इस समय आयरन के टूल्स बनने शुरू हो गए थे, और आयरन के टूल्स के बनने से एग्रीकल्चर इम्प्रूव करने लगा था। इम्प्रूव कैसे करने लगा था कि अब जब कोई चीज़ किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो प्लफिंग करनी पड़ेगी। तो प्लफिंग करने के लिए जो सामान चाहिए था वो आयरन के टूल से बनते थे। तो इससे इजी हो गया था एग्रीकल्चर में काम आगे और जल्दी बढ़ाने के लिए। यहाँ पर चैप्टर पूरा होता है।